देखिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहली होती है SN1 और दूसरी होती है SN2। ठीक, SN1 जो होती है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और ये जो होती है ये होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी होती है 1। ये जो यहाँ से 1 आ रहा है ये बताता है कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो 1 है, और यहाँ पर जो 2 है वो ये बता रहा है कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं SN1 जो है ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और SN2 जो होती है ये होती है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखेंगे कि SN1 जो होती है वो सिर्फ SN1 जो होती है इसमें आ जरूर बन रहा है, लेकिन ये कंप्लीट हमेशा 2 स्टेप्स में होती है। ऑलवेज completes in 2 steps। और SN2 जो होती है इसमें R2 रहा है, लेकिन ये कंप्लीट होती है 1 स्टेप में। completes in only 1 step। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, एक है SN1 और दूसरा है SN2। SN1 जो होती है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, और इसे बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 1, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 2। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है और ये 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, आप देखे आएंगे डिफरेंट, हम लोग इसको एक साथ पढ़ेंगे SN1 और SN2, और इन दोनों में डिफरेंशिएट करते चलेंगे। ठीक, यहाँ पर हम कोई भी मान लो कोई भी एल्केन हैलाइड ले रहे हैं, जैसे CH3 C CH3 H Cl, यहाँ पर H सॉरी, और यहाँ पर हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को जो अटैक करने आ रहे हैं ये अटैक होता कैसे है? देखिए, इसमें सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे कि जो भी रिएक्टेंट दिया हुआ है उसमें कौन सा लीविंग ग्रुप है। तो तुम लोग जानते हो, आप लोग जानते हैं कि Cl क्या है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। Cl इज अ गुड लीविंग ग्रुप। ठीक, अगर Cl एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो आसानी से लीव कर जाएगा। और देखिए ये बॉन्ड जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो Cl कैसे निकलेगा, Cl अपने साथ साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बनेगा Cl माइनस, और इसके साथ में क्या बनेगा CH3 H, और इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर आप लोगों को 2 डिग्री कार्बोकेटायन नहीं पता है तो देखिए क्या होता है, अगर कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ये किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे ये है CH3+, ये किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, ये मिथाइल कार्बोकेटायन है, तो इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे इसको, 0 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर जो कार्बोकेटायन है वो किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये कार्बोकेटायन किसी एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक, अगर ये कार्बोकेटायन किसी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे बोलते हैं हम 2 डिग्री। अगर कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे 3 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गए कार्बोकेटायन की बात। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए कि ये कौन सा कार्बोकेटायन बना है। तो ये कार्बोकेटायन जो बना है ये है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक,
अब इस पे आ रहा है न्यूक्लियोफाइल अटैक करने। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर? OH माइनस। तो देखिए इसका अटैक इस पे होगा, ठीक। लेकिन ये जो कार्बोकेटायन बना है, अगर थोड़ा सा कार्बोकेटायन के बारे में जानते हैं तो जो भी कार्बोकेटायन होता है ये हमेशा होता है sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। और अगर ये कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये क्या होगा? प्लेनर, ठीक। तो ये कार्बोकेटायन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज है और कैसा है? प्लेनर है। तो प्लेनर होने की वजह से क्या है, इस पे जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है ये फ्रंट से भी हो सकता है और बैक से भी हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल प्लेन है, ठीक। मॉलिक्यूल प्लेनर है। तो अगर तो इसमें क्या होता है, OH का अटैक हो जाता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो दो प्रोडक्ट बनते हैं और दोनों प्रोडक्ट 50% होते हैं। एक में फ्रंट से अटैक होता है और दूसरे में बैक से अटैक होता है, और दोनों प्रोडक्ट जो होते हैं वो 50-50% बनते हैं और उसको बोलते हैं कि जो मिला है वो रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। इसके साथ साथ जो कार्बोकेटायन बना है ये होता है एक इंटरमीडिएट, ठीक है। जो कार्बोकेटायन है ये क्या है? इंटरमीडिएट है। और इस इंटरमीडिएट पे क्या आ रहा है? OH माइनस अटैक करने आ रहा है। ये प्लेनर है sp2 होने की वजह से, तो इसमें फ्रंट अटैक और बैक अटैक दोनों होगा। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे और हम बोलेंगे कि हमें रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म हुआ है, और जो कि जो प्रोडक्ट है वो 50-50% है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं SN2 पे। अब SN2 में देखते हैं, CH3Cl ले लिया हमने और हम इस पे OH माइनस का अटैक करने जा रहे हैं, ठीक है। SN1 में क्या हुआ है कि सबसे पहले कार्बोकेटायन बनेगा और कार्बोकेटायन जब बन जाएगा उसके बाद उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। लेकिन SN2 में क्या है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक और ये क्लोरीन का बाहर जाना ये दोनों सेम टाइम पे होगा। एक ही टाइम पे दोनों चीजें होंगी कि Cl बाहर निकल रहा होगा और OH माइनस जो है वो अंदर आ रहा होगा, रिएक्शन करने आ रहा होगा। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा? देखिए CH3, ये Cl वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये OH वाला फॉर्म हो रहा है बॉन्ड, मतलब OH का बॉन्ड बन रहा है और Cl का बॉन्ड टूट रहा है। थोड़ी देर में ये पूरी तरीके से टूट जाएगा और ये पूरी तरीके से बन जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3OH, ठीक है। यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बना है, लेकिन ये जो स्टेट बनी है इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन स्टेट। देखो इसमें जो मेन चीज याद रखने लायक है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑलवेज इन्वर्जन होता है। इसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। इन्वर्जन मीन्स होता है उल्टा प्रोडक्ट, ठीक। होता क्या है कि OH माइनस जो अटैक करने आता है वो पीछे से अटैक करने आता है और Cl क्या होता है? बाहर से, सामने से निकलता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है जो कि इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है और ये पूरा 100% बनता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है जो कि 100% होता है। तो अगर क्वेश्चन ये है, ये हटा दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन ये है कि क्या न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पर हो पाएगा? अब इस पे OH माइनस अटैक कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि OH माइनस इस पे अटैक करे? तो क्या करेंगे, देखिए OH माइनस अगर बैक से अटैक करेगा, ठीक है, अगर OH माइनस बैक से अटैक करेगा तो ये इतने बल्की ग्रुप हैं, ये बल्की ग्रुप जो है ये OH माइनस को अटैक नहीं करने देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये है स्टेरिक हिंड्रेंस, या बोलते हैं स्टेरिक क्राउडिंग। बैक से अटैक हो रहा है
और बड़े बड़े से ग्रुप लगे हुए हैं, तो बड़े बड़े से ग्रुप लगे होने की वजह से ये बैक से अटैक होना पॉसिबल नहीं है, और जब बैक से अटैक होना पॉसिबल नहीं है तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये है, क्या इस पे अटैक होगा, इसमें बैक से अटैक पॉसिबल है या नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये कई कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि इस पे बैक अटैक होगा या नहीं होगा। तो अगर आपके पास दिया जाए क्वेश्चन में कि 3 डिग्री का जो एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, SN1 किसको फेवर करेगा, 3 डिग्री को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है, ठीक है। तो क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। तो SN1 फेवर करेगा 3 डिग्री को, फिर 2 डिग्री को, 1 डिग्री को फेवर नहीं करेगा। 1 डिग्री हमेशा SN2 को फेवर करेगा और 3 डिग्री हमेशा SN1 को फेवर करेगा। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, अगर एक ग्राफ पूछा जाए, रिएक्शन कोऑर्डिनेट और कंसंट्रेशन में ग्राफ है, नहीं सॉरी, एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट में ग्राफ है। अगर ये ग्राफ बनाने को बोला जाए आपसे, तो देखिए, अगर मान लो कि रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, इतनी जो है रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये ऐसे गया, जब इसको इतनी एनर्जी और मिल जाएगी तब बनेगा प्रोडक्ट। यही तो करते थे हर बार, क्या करते थे, ऐसे करके ऐसे ही तो बनाते थे कि ये रिएक्टेंट की एनर्जी इसके पास इतनी है। आप लोगों को अगर याद हो थोड़ा सा, तो ये पूरी की पूरी एनर्जी जो होती है, ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और जब वो जो भी रिएक्टेंट है, जब ये इस लेवल को पार कर जाएगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। अगर इस लेवल इतनी एनर्जी उसे नहीं मिल पाती है तो फिर वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा और रिएक्शन बैक आ जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि ये इतनी पूरी एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये वाली जो एनर्जी होती है ये होती है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये वाली जो एनर्जी होती है ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी, और ये वाली जो एनर्जी होती है ये होती है प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है। तो अगर आप रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी और दे दो, जिसे हम लोग बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे SN1 में। SN1 में जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो SN1 का जो ग्राफ बनेगा, ये मान लीजिए रिएक्टेंट की एनर्जी है, इसने एक्टिवेशन एनर्जी पाई और यहाँ पहुंच गया, ठीक। फिर यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बना था, तो जो इंटरमीडिएट बना था वो ये बना, यहाँ पर इंटरमीडिएट आया और फिर से ये रिएक्शन हो गई और प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये जो एक वेल टाइप का बना हुआ है, ये जो है ये है एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट। यहाँ पर हम लोग इंटरमीडिएट को दिखा रहे हैं, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, यहाँ पर इंटरमीडिएट है और ये प्रोडक्ट है, और ये SN1 के लिए है क्योंकि SN1 में ही इंटरमीडिएट बनता था और जो कि था कार्बोकेटाइन। अगर हम SN2 की बात करें तो यहाँ पर है यहाँ पर है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यहाँ पर है एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी और ये प्रोडक्ट, ठीक है। ये बन गया। यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है, यहाँ पर आती है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो SN2 में एक वेल में SN1 में एक वेल मिलता है जो बताता है कि यहाँ पर जो है ये है इंटरमीडिएट, जो कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनना था, और SN2 में कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, ट्रांजिशन स्टेट बनी थी। तो ये जो बना रहा है ये बता रहा है कि ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, इन दोनों में कौन SN1 को फेवर करेगा, तो देखिए 3 डिग्री जैसे ये बना है,
ठीक, अगर इसको निकाला तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये कौन सा हो गया, ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक, तो 3 डिग्री अगर कार्बोकेटायन है तो हमेशा SN1 होगा, और इसमें SN2 कभी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, इतनी ज़्यादा क्राउडिंग है कि बैक अटैक पॉसिबल नहीं है, और बैक अटैक पॉसिबल ना होने की वजह से यहाँ SN2 तो नहीं होगा। अगर 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, सॉरी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो फिर हमेशा वो फेवर करेगा SN2 को। ठीक, लेकिन अगर 2 डिग्री है तो SN1 पे भी हो सकता है, SN2 पे भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि कार्बोकेटायन कितना स्टेबल है। ठीक है, देखिए जैसे कि हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं, ये मान लीजिए हम लोग SN1 से कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया SN1 में कि लीविंग ग्रुप लीव्स फर्स्ट, सबसे पहले लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl माइनस। इसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने आ रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज को कौन अटैक करने जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या है, OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कोई भी आयन फॉर्मेशन नहीं करना चाहता है, क्योंकि आयन बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मॉलिक्यूल था जो आयनिक फॉर्म में चेंज हो रहा है, जो वो नहीं चाहता है, तो ये क्या होगा, ये इस रिएक्शन का रेट जो होगा वो बहुत स्लो होगा, क्योंकि आयन फॉर्मेशन नहीं चाहते लोग, क्योंकि आयन हमेशा अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो आयन फॉर्मेशन कोई नहीं करना चाहेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर बिकॉज लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है और यहाँ पर आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो रेट क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, और आप लोगों को पता है रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है ना, और ये क्या है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो याद रखिएगा SN1 रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंडेंट नहीं होता, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर आप SN2 की बात करिए तो देखिएगा कि SN2 में क्या होता है, जैसे CH3Cl है, इस पे OH माइनस का अटैक बैक से हो रहा होता है और Cl निकल रहा होता है, दोनों चीजें एक साथ हो रही होती है, और क्या फॉर्मेशन होता है, CH3OH। तो इसमें जो भी है स्लो स्टेप है या फास्ट स्टेप है, जो भी है वो यही स्टेप है, तो हम जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे वो इससे ही लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाला एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि SN1 और SN2 दोनों में न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कौन कर रहा है, तो SN1 जो है वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन SN2 जो है वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा है और इसमें एक स्टेबल कार्बोकेटायन भी फॉर्म हो रहा है, तो अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो अच्छी बात है, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो भी ये रिएक्शन होगी। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो भी रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या बना है, कार्बोकेटायन, और ये जल्दी से रिएक्शन कर लेगा, लेकिन यहाँ कोई कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोफाइल हो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके लिए हमेशा हमें
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है। इसके लिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, स्ट्रॉन्ग हो या वीक, दोनों काम आ जाएंगे। इसके अलावा तो अगर कोई 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है और उस 2 डिग्री कार्बोकेटायन के साथ अगर आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है तो शायद वो SN2 से बनेगा, और अगर आपने वीक न्यूक्लियोफाइल लिया है तो वो SN1 से बनेगा। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, एक वो तो मैंने बताया ना कि SN1 में रेसिनिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। हाँ, एक चीज जो बतानी थी वो ये था, SN1 में हम लोग लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एग्जाम्पल हो गया वाटर, और SN2 में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। तो सॉल्वेंट पे भी ये डिपेंड करता है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे ये रिएक्शन करानी है, ये पूछ रहा है SN1 से होगी या SN2 से होगी, तो AgCl3 और ZnCl2 क्या है, इसमें क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इधर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। कार्बोकेटायन बन रहा है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है तो ये स्टेबल है, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होने की वजह से ये कौन सी रिएक्शन देगा, SN1। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत है अभी? तो ठीक है, नेक्स्ट आगे का नेक्स्ट टर्न पे ही पढ़ाएंगे, और थैंक यू।